एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग यूनिट 2 का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि हमारी इंटरनेशनल बिजनेस सीरीज का पार्ट है। बच्चे, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर एसओएल और योर रेगुलर कॉलेजेस, आई एम टेलिंग यू, these notes and these videos are important for all of you. Trust me, these videos are important for all of you. कैसे बच्चे, it's been 5 years now. I'm checking these papers. I know what is the process, so I can claim that यूनिट 1 में से आपके लगभग 18 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उसमें 9 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। आप जाइए, वॉच करिए और देखिए। अब जब मैं यूनिट 2 की बात करती हूँ तो उसमें बच्चे 9 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। एक दूसरा, शॉर्ट नोट आने के भी चांसेस हैं। शॉर्ट नोट में क्या आएगा बच्चे, 6.5 नंबर का क्वेश्चन आता है, मतलब 6.5 नंबर का एक शॉर्ट नोट होता है। ऐसे 18 मार्क के क्वेश्चन में लगभग ये कोशिश करते हैं तो 6.5 नंबर का या 6 नंबर का करके 3 शॉर्ट नोट दे देंगे, या इस तरह से ये लोग डिवाइड करते हैं कि आपका एक क्वेश्चन तैयार होता है। तो लगभग कितने मार्क्स की उम्मीद कर सकते हैं हम यूनिट 2 से? लगभग 9 मार्क्स। ऊपर नीचे होने के चांसेस बहुत कम है, तो 9 नंबर तो 100% इसमें से आने के चांसेस हैं। पर क्या है और क्या इस यूनिट का नाम? तो बच्चे यहाँ से पढ़ेंगे। देखो, आपकी यूनिट का नाम है इंटरनेशनल बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। क्या पढ़ेंगे इसमें? इंटरनेशनल बिजनेस में कौन सा ऐसा इन्वॉल्वमेंट है जो इम्पैक्ट डालता है। मतलब लेट सपोज ये आपकी फॉर्म है, इस फॉर्म पे कौन सी ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो इम्पैक्ट डाल रहे हैं, राइट। तो पढ़ेंगे क्या है, लेकिन उससे पहले ये तो समझे कि इन्वायरमेंट होता क्या है। अगर मैं अब आपसे पूछूं, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, दैट व्हाट इज इन्वायरमेंट, यू माइट बी अवेयर ऑफ द टर्म और माइट नॉट बी। सो डेफिनेशन क्या बोलते हैं यहाँ से पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट को पढ़ना शुरू करेंगे। कह रहे द इन्वायरमेंट दैट इज एक्सटर्नल टू एंड विद इन विच सम एंटिटी एग्जिस्ट। कहते एक फॉर्म है, एक एंटिटी है जहाँ वो एग्जिस्ट कर रही है, उसके बाहर और भीतर में होने वाले चेंजेस या जिसने उसको घेरा हुआ इस फॉर्म को, वही इन्वायरमेंट है। एक बहुत ही आसान भाषा में समझाएं तो इट रेफर्स टू द टर्म इन्वायरमेंट रेफर्स टू सराउंडिंग एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, इन्फ्लुएंस और सर्कमस्टांसेस अंडर विच समवन और समथिंग एग्जिस्ट। कहते हैं ऐसी कोई भी चीज जिसने सराउंड करा हुआ है किसी पर्टिकुलर चीज को, उसको हम इन्वायरमेंट कह रहे हैं। इन्वायरमेंट इज व्हाट? इट इज द सराउंडिंग or the circumstances or the factors which affect the existing entity। बिल्कुल इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पर, तो क्या उसने हमारी पर्टिकुलर अगर कोई डिसीजन मेकिंग की उस पर इम्पैक्ट डाला? क्या आंसर है बिल्कुल डाला। क्या कहीं कहीं मेट्रो की फंक्शनिंग में भी दिक्कत आई? क्या बिल्कुल आई। अब बताओ, मेट्रो का सीजेपी से कोई किसी भी तरह से कोई रिलेशन नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, लेकिन ये एक ऐसा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट था जिसने इम्पैक्ट डाल दिया मेट्रो की फंक्शनिंग पे। और लगभग कितने, लगभग 10 से 12 स्टेशन आपके बंद करने पड़े। तो बच्चे, इन्वायरमेंट एक ऐसी चीज है जो कि सराउंड करके रखती है आपको, किसी भी एंटिटी को, और आपसे आपका काम उसके ही आसपास होता है, राइट, या आपकी एक्टिविटीज जो है उसी के आसपास होती है। चलिए ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? इंपॉर्टेंट है बच्चा, कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, तो पता होना चाहिए। कहते हैं इट इज द सम टोटल ऑफ बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस। यही मैं बार बार बात कर रही हूँ। लेट सपोज आपके यहाँ पे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट है, और ये जो बाहर आपके लोगों का इन्वायरमेंट है, मतलब जिस तरह से फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर रहे हैं, इन सबको मिला के क्या बनेगा? इन्वायरमेंट बनेगा। ठीक है जी। और क्या कह रहा है? इन्वायरमेंटल फोर्सेज आर ऑलवेज डायनेमिक एंड नॉट कंट्रोलेबल, वेदर मूविंग रैपिडली और स्लोली एंड वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। बिल्कुल ठीक बात है कि जो आपका इन्वायरमेंट है या जो इन्वायरमेंटल फोर्सेज है बच्चे, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कारण डायनेमिक है, चेंज होती रहती है। कीप ऑन चेंजिंग, हर समय बदलता रहता है। आज कुछ और है, कल कुछ और होगा, अगले दिन कुछ और, इस तरह से आपका एनवायरमेंट जो है बदलता रहता है। इट इंक्लूड स्पेसिफिक एज वेल एज जनरल फैक्टर। बिल्कुल ठीक बात है। कई बार तो स्पेसिफिक फॉर्म से रिलेटेड होते हैं चीजें, वो भी इन्वायरमेंट का पार्ट है। और कुछ जैसे जनरल हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, मैं लेट्स सपोज एक टीचर हूँ और मैं कॉलेज में पढ़ाने जा रही हूँ, तो क्या मुझे सीजेपी के प्रोटेस्ट से फर्क पड़ेगा? क्या तो जनरल फैक्टर है, मतलब बहुत ही
एक आई कैन से मेरी पर्सनल स्पेसिफिक लाइफ में तो कोई इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, बट समवेयर समहाउ इट वुड बी द पार्ट ऑफ डिस्कशन, राइट? तो किस तरह से जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, या ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये सब इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। अगली चीज क्या कहते हैं, चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट क्रिएट अनसर्टेनिटी, थ्रेट, अपॉर्चुनिटी और मार्केट। बिल्कुल ठीक बात है। अभी जैसे एग्जांपल से समझेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस का कंटेक्स्ट है तो मैं उस विषय में आपको बताना चाहूंगी कि लेट्स सपोज ईरान में जो वॉर हो रहा है उससे यूएसए के साथ, क्या उससे इंडिया को इम्पैक्ट पड़ रहा है क्या? जवाब है हाँ जी। कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है? उससे आपकी अनसर्टेनिटी हो रही है, मतलब अनिश्चितता बढ़ रही है, राइट? अनिश्चितता बढ़ रही है, क्या किया जाए? तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, जो आपके एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। सो व्हाट यू कैन डू, यू हैव टू बी प्रॉम्प्ट, यू हैव टू बी स्ट्रेटेजिकली फिट सो दैट यू कैन टेक द एक्शंस अकॉर्डिंगली। ओके जी, व्हाट एल्स? कहते हैं हालांकि दो फ्यूचर इज अनसर्टेन, हमें पता है भविष्य अनसर्टेन है, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर्स अटेम्प्ट टू फोरकास्ट ऑफ सम हैपनिंग्स। वही मैं बता रही हूँ कि आप अपनी ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट सिनेरियो, आप कुछ पॉलिसी फ्रेम करते हैं जिससे आप बहुत हद तक अपने फ्यूचर में होने वाले एक्शंस को गाइड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल भी ना कहें, अटेम्प्ट कर सकते हैं फोरकास्ट करने में कि क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। ठीक है जी। उसके बाद दे कंटिन्यू टू मॉडिफाई देयर बिजनेस स्ट्रेटजीज एंड प्लान टू मीट द डायनामिक एनवायरमेंट फोर्सेस। बिल्कुल ठीक बात है। कोई भी बिजनेस जो है वो हर बार प्रयास करता रहता है, इंटरनेशनल बिजनेस में स्पेसिफिकली प्रयास करते रहते हैं कि आप जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे चीजों को अडॉप्ट करते चले जाएं। ठीक है जी। अच्छा बच्चे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा बहुत ज्यादा कहते हैं कि अच्छा इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्यों जरूरी है? तो भाई स्कैनिंग क्यों जरूरी है का मतलब क्या हुआ? अच्छा स्कैनिंग का मतलब क्या हुआ? मतलब ये बच्चे सिंपल बात है, आपको अवेयर क्यों होना है, सिंपल बात। ठीक है, क्यों अवेयर होने की जरूरत है? क्यों आपको अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर ध्यान देने की जरूरत है? तो उसके पीछे और तो बहुत सारे कारण हैं, बट वी हैव टू सी सम ऑफ द स्पेसिफिक वंस, राइट? फॉर एग्जांपल, क्यों जरूरत है अवेयर होने की? ताकि आप नेचर समझ सकें इन्वायरमेंट का कि भाई चल क्या रहा है, एग्जैक्टली व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग अराउंड अस। सेकंड, इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस डिफरेंट इंडस्ट्री डिफरेंटली। बिल्कुल ठीक बात है। अब जैसे इसका एग्जांपल समझेंगे, कोविड आया था जी, बिल्कुल। उसने क्या किया, जो आपकी फूड इंडस्ट्री थी उसको अलग तरह से इम्पैक्ट किया, और जो आपकी क्लॉथ इंडस्ट्री थी उसको अलग तरह से इम्पैक्ट किया। तो जो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में चीजें हो रही हैं उससे आपकी स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ रहा है, ये देखने के लिए इन्वायरमेंट को समझना जरूरी है क्या? बिल्कुल ठीक बात। इसके बाद आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि टू अंडरस्टैंड दी कस्टमर्स, और उसके बाद वो कहता है कि इनका कंटेक्स्ट, मतलब स्पेसिफिकली आपको किस तरह का कस्टमर है और उसको भी समझने में, अगर आपको कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंस को समझना है स्पेसिफिकली, ओके, तो अगर आपको कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंस को समझना है तो वो भी कौन बताता है? आपका इन्वायरमेंट स्कैनिंग। क्या कह रहा है? व्हाट डिस्टिंग्विशेस द स्ट्रैटेजी कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग फ्रॉम द न्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग व्हिच अपीयर्ड इन 1960, एम्फेसाइज ऑन इन्वायरमेंट। कहते हैं 1960 में इन्वायरमेंट को ज़्यादा एम्फेसाइज होना शुरू हुआ। नोइंग एवरीथिंग देयर इज टू नो अबाउट द कस्टमर इज नॉट। तो क्या कहता है कि सिर्फ स्पेसिफिकली ये नहीं है कि किसी एक फैक्टर पे आप समझें तो आपने पूरा बिजनेस समझ लिया। आपको हर एक चीज को समझने की जरूरत है, न सिर्फ कस्टमर बट उसके टेस्ट, उसके प्रेफरेंस, उसकी चॉइसेस, उसके सोशल ग्रुप्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं, ये सब देखने की जरूरत है। उसके अलावा टू सक्सीड मार्केटर मस्ट, कह रहा है टू सक्सीड मार्केटर मस्ट नो द कस्टमर इन अ कंटेक्स्ट इंक्लूडिंग द कंपटीशन। बिल्कुल ठीक बात है कि आपके कस्टमर को ही सिर्फ नहीं समझना है, उसके साथ क्या और देखना है, क्या कंपटीशन एग्जिस्ट कर रहा है, क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या ब्रॉडर इकोनॉमिक पॉलिसीज, सोशल पॉलिसीज, पॉलिटिकल पॉलिसीज, मैक्रो फोर्सेज, जो कि आपकी अल्टीमेट मार्केट की पोजीशन को बनाए रखने में हेल्प करता है, राइट? उसके अलावा डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को समझने के लिए भी आपका जो है इंटरनेशनल बिजनेस की इन्वायरमेंट स्कैनिंग इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़े तो आपको क्रिटिकल एलिमेंट्स जो होते हैं, मतलब जैसे मान लो कुछ स्पेसिफिक एक्ट नहीं है आपके इन्वायरमेंट में, उसको समझने के लिए भी स्कैनिंग जरूरी है।
आपको पता होगा SWOT एनालिसिस, राइट? एक्चुअल में ये क्या है? SWOT एनालिसिस इज द इन्वायरमेंटल एनालिसिस ओनली। ठीक है बच्चे, उसमें ये जो SW है, अच्छा इसको अलग तरह से समझाते हैं ताकि और क्लियर समझ में आए। बेटा देखो, जो ये आपकी स्ट्रेंथ है और जो वीकनेस है, ये आपके पार्ट हैं इंटरनल इन्वायरमेंट के, और जो आपके अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है, ये हैं आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के पार्ट। तो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, स्पेसिफिकली स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को समझने के लिए भी आपको स्कैनिंग, आपको एनालिसिस की जरूरत है। ठीक है, आपको और इन्वायरमेंट को पढ़ने की जरूरत है। चॉइस टू मैनेज द रिलेशनशिप, बिल्कुल ठीक बात है कि आपको किसके साथ क्या रखना है, कैसे रिएक्ट करना है, किसी पर्टिकुलर डिसीजन पे आपको कैसे रिएक्ट करना है, ये सब भी आपको कैसे पता चलता है जब आप इन्वायरमेंट स्कैनिंग करते हैं। कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर मैं इंटरनेशनल बिजनेस के कंसेप्ट से देखूं तो दो तरह के बिजनेस इन्वायरमेंट निकल के आते हैं। पहला है आपका नेशनल, दूसरा इंटरनेशनल। ठीक है जी, अब इंटरनेशनल में भी अलग है, एक होम कंट्री होता है, एक थर्ड कंट्री होता है, एक सुपरनेशनल कंट्री होता है। बट क्या ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? जवाब है नहीं। एग्जाम के लिए बच्चे क्या इंपॉर्टेंट है, वो है ये, जब कभी भी इन्वॉल्वमेंट की बात होगी तो आपको ये सारे चीजें पता होनी चाहिए। whenever the question would come, आप नेशनल इंटरनेशनल लिखेंगे फाइन, बट जो मेजर क्वेश्चन आएगा वो इसमें से आएगा। व्हाट आर दोज? P stands for political involvement, where political policies and many other things matters, right? Okay. Then आपके पास इकोनॉमिक environment, then we have social environment, after that we have technological environment, then we have environmental। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट का मतलब ये वाला नहीं, इन्वायरमेंट का मतलब जो आपकी इन सबसे रिलेटेड है। एंड फाइनली लीगल इन्वायरमेंट। बच्चे ये है मेजर इन्वायरमेंट्स आपके, जो आपकी पर्टिकुलर फॉर्म को इम्पैक्ट करते हैं। क्या बताया मैंने? पेस्टल। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ना है बस, इसके अलावा एग्जाम में इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। ठीक है जी, क्या बोला है उन्होंने, क्या क्वेश्चन है? कह रहे हैं अगर आप एनालाइज करने शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले जो आया था वो पेस्ट था। पेस्ट स्टैंड फॉर पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, बट क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता 1990 के बाद पेस्टल एनालिसिस बिकम मोर पॉपुलर। हालांकि अब तो स्टीपल हो गया, मतलब अब ना सिर्फ आपके ये सब आएंगे, लेकिन इसमें एक और चीज ऐड हो गई है, वो है एथिकल। एथिक्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं और बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, लेकिन हमें क्या समझना है, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, आपको क्या समझना है, आपको बस ये P stands for political, E stands for economic, S stands for social, T stands for technological, E stands for environmental एंड L stands for legal। मन करे तो इस एथिक्स को भी ऐड कर लेना, ना मन करे तो यू कैन स्किप इट। है क्या ये? थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं लिखाई गई हैं, लेकिन जो है उसको हम देख लेंगे। ये आपके सेल्फ टू डू क्वेश्चंस है, मन करे देख लेना, अदरवाइज यू कैन स्किप कर। ओके, सबसे पहले कह रहे हैं कल्चर एनवायरनमेंट। आप मुझे बताइए कल्चर एनवायरनमेंट किसका पार्ट होगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। तो क्या ये सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है या नहीं, ये सब आप मुझे बताएंगे। कहते हैं कंपोनेंट क्या है, मतलब अगर मैं बात करूँ कल्चर की भी, तो कल्चर में ऐसी क्या क्या चीज़ें आती हैं वो थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। तो बच्चे देखिए, कल्चर की जब हम बात करते हैं तो कल्चर में क्या क्या है, आपका लैंग्वेज आती है, बिल्कुल है, रिलीजन आता है, बिल्कुल आता है। उसके बाद ओके, उसके बाद है आपका एक सेकेंड, उसके बाद आपका वैल्यूज एंड एटीट्यूड है, बिल्कुल है, ये भी आपका पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बाद बात करें तो आपका कस्टम एंड मैनर्स है, मतलब किस तरह से आप, जैसे हमारे में ना फीट को टच करते हैं, किसी में हेलो करते हैं, किसी में सिंपल अपना वो करते हैं, तो ये सब बेंड करते हैं अपने नेक को। तो ये सब कुछ कुछ पार्ट है। एजुकेशन बिल्कुल 5वीं तक पढ़ने चाहिए, पता है ना अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, कि सिर्फ कितने तक पढ़ेंगी लड़कियाँ, 6th क्लास तक, उसके बाद लड़कियों को पढ़ना बैन है। कारण क्या है, वहाँ का अपना एक कल्चर है, वो किसी एक पर्टिकुलर कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं, मेकअप बंद हो चुका है। कारण
उनके पास एक अपना पर्टिकुलर कल्चर, दे डोंट वांट टू स्पॉइल दैट कल्चर, फाइन। सो हर किसी का अपना एक एजुकेशन सिस्टम भी होता है डिपेंड ऑन अपॉन द स्पेसिफिक कल्चर। सोशल ग्रुप्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सबके अपने डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं। तो बेटा ये सब किसका पार्ट है? ये सब पार्ट है आपके कल्चर का। और इसको बिगेस करेंगे तो क्या हम इसको सोशल का पार्ट बना सकते हैं क्या? जवाब है हाँ। तो इसको आप सोशल इन्वायरमेंट के अंदर बिल्कुल डाल सकते हैं, मटीरियल कल्चर एंड ऑल दिस थिंग्स। तो आप इसको सबको अपने सोशल के अंदर डाल के इसको छोड़ देंगे। एक ये हॉस्टेड का कल्चरल डायमेंशन है जिसने आपके 1970 और 80 के बीच में एक थ्योरी दी थी। इस थ्योरी में इसने लगभग बताया था कि क्या क्या फैक्टर्स हैं या कैसी कैटेगरीज हैं। बेसिकली तो इसने इंडेक्स डेवलप करे थे जिसमें उसने बताया था कि कैसे कल्चर में डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, हालांकि किसी भी तरह से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं सिर्फ आपको समझा देती हूँ। जैसे कि एक नाम है पावर डिस्टेंस इंडेक्स। इसमें क्या होता है कि अगर आपका हाई इंडेक्स आता है तो उसका मतलब है कि आप एट एनी कॉस्ट यू वांट टू ओवर पार from like you want to just suppress everyone and to give the importance to the power, right? आपको हर हाल में अपनी ताकत दिखानी है, सबको अपनी ताकत से जीतने का प्रयास करना है, ये सारा काम आपका पावर डिस्टेंस इंडेक्स में होता है। कलेक्टिविज्म और इंडिविजुअल में क्या फर्क है? अच्छा एक और चीज, अगर ये लो होगा तो क्या होगा? अगर ये लो होगा तो बच्चे फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है जी। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन मतलब फिर आप पार्टिसिपेशन की बात करेंगे। अगर आपका पावर डिस्टेंस इंडेक्स कम होगा तो आप पार्टिसिपेशन पे जाएंगे, और अगर ये ज़्यादा होगा तो आप बहुत ज़्यादा सत्ता, और जैसे होता है ना हिटलर हमारे, तो वो बहुत हाई पावर डिस्टेंस इंडेक्स के अंदर आता है। ठीक है बच्चे, उसके बाद है कलेक्टिविज्म और इंडिविजुअलिज्म, कि आप सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं, खुद के बारे में सोच रहे हैं। अनसर्टेनिटी, अवॉइडेंस इंडेक्स एंड मेनी अदर्स। तो हालांकि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इफ यू वांट यू कैन हैव अ रीड ऑफ इट। आई डोंट सजेस्ट यू टू गूगल, राइट? बहुत ज़्यादा हो गया तो शायद कोई शॉर्ट नोट आ जाएगा, इसके अलावा इससे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप सिर्फ उसका नाम पढ़ लें, इनके इंडेक्सेस के बारे में बस आप अगर लिख भी देंगे इट इज़ मोर देन राइट। ये उसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, बट आई वुड सजेस्ट इफ यू वांट यू कैन स्किप इट इजीली। लीगल इन्वॉल्वमेंट, लीगल इन्वॉल्वमेंट में क्या करना है बच्चे? फिर से वही बात, उस क्वेश्चन का जब हम पढ़ते हैं तो अगर आप इसी को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे तो बहुत है आपके 18 नंबर के लिए। लेकिन अगर मैं लीगल की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो वहाँ बात करते हैं बेटे क्या नॉर्म्स, क्या पॉलिसीज, क्या रेगुलेशंस आपके एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर कंट्री में है, ताकि आप वहाँ पे अपना बेहतर काम कर सकें। ठीक है, पढ़ के देखो यहाँ पे इसने कुछ कुछ डेफिनेशन दी हुई है। अगर मैं उस डेफिनेशन की तरफ जाऊँ तो आई वुड रीड इट अकॉर्डिंगली। तो वो क्या बताते हैं, just see, legal involvement include legal system in terms of legal tradition, all legal families, heritage as common law। अच्छा ठीक है, कितने टाइप के लॉ होते हैं बच्चे? बहुत सारे टाइप के लॉ होते हैं, लेकिन मेजर जो हम पढ़ते हैं वो कौन सा होता है? एक तो सिविल लॉ पढ़ते हैं और एक क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं। ठीक है, ये सब पार्ट किसके होते हैं? आपकी लीगल इन्वॉल्वमेंट। क्या कह रहा है कि आपके पर्टिकुलर किसी भी कंट्री की क्या पॉलिटिकल सिनेरियोज हैं, क्या उनके लीगल नॉर्म्स एंड कंडीशनिंग है, उससे आपके बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। कह रहे हैं लॉ पर्टेनिंग टू बिजनेस दैट रेगुलेट कॉन्ट्रैक्ट ड्यूटीज। क्या क्या बात कर रहे हैं? अच्छा इसमें क्या आएगा लीगल वाले में? यहाँ से इंपॉर्टेंट, यहाँ से याद करके चले जाना बहुत है। कॉन्ट्रैक्ट ड्यूटीज आती हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कॉम्पिटिशन, फॉरेन पार्टिसिपेशन, अपहोल्ड द जुडिशरी इंटीग्रिटी एंड इफेक्टिवनेस आर इंक्लूडेड इन लीगल इन्वॉल्वमेंट। इंपॉर्टेंट है बच्चा, बस इस लाइन को भी पढ़ लोगे तो आपको लीगल इन्वॉल्वमेंट में इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ एक्सप्लेन करना चाहो तो यू कैन डू इट बाय योर ओन। क्या क्या बताया? ड्यूटीज क्या है, प्रोटेक्शन के लिए कॉम्पिटिशन, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए क्या लॉ बनाए हुए हैं, जैसे हमारे पास है ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ऐसे क्या लीगल फॉर्मेलिटीज हैं। कॉम्पिटिशन के लिए हमारे पास कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, हमारे पास कॉम्पिटिशन एक्ट है 2002 की। फॉरेन पार्टिसिपेशन के लिए हमारे पास एफडीआई के बहुत सारे रूल हैं, एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स व्हिच वी कैन थिंक ऑफ, राइट? मूविंग अहेड, मूविंग टू द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अच्छा इकोनॉमिक में क्या आएगा? अच्छा इकोनॉमिक में आपको पढ़ना है सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में। हमने बहुत पढ़ी हुई है मेजर पॉलिसीज किस तरह की होती है। एक होती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी और एक आपकी होती है फिस्कल पॉलिसी। तो क्या ये पॉलिसीज इम्पैक्ट डालती हैं? बिल्कुल पूरी तरह से इम्पैक्ट डालती हैं। किसके ऊपर? दे इम्पैक्ट दी बिजनेस एंड स्पेसिफिकली इंटरनेशनल बिजनेस। क्या कहता है? अब उसमें उसने कुछ कुछ कंपोनेंट्स बताए हैं। Environment is an international that consists of the economic system of the home country and host country। बिल्कुल ठीक बात। क्या कहा? लेट्स सपोज आप भारत निवासी हैं और आपका यहाँ पे बिजनेस चलता है, तो यहाँ की जो इकोनॉमिक पॉलिसी होगी वो प्लस जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, लेट्स सपोज आप एक कंट्री में जा रहे हैं
ये आपकी एक पर्टिकुलर कंट्री हो गई। इस कंट्री में लेट्स सपोज ऑस्ट्रेलिया है ये, और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज होंगी, तो वो पॉलिसीज और आपके देश की पॉलिसी आपको वो दोनों समझने की जरूरत है, एंड देन ओनली यू वुड बी एबल टू सर्वाइव इन दी इंटरनेशनल बिजनेस, राइट। मूविंग अहेड, इसके बाद क्या कहते हैं कि आप, अच्छा इसमें कुछ कुछ कंपोनेंट उसके दिए हुए हैं कि इन्वायरमेंट में क्या क्या होगा, दैट यू वुड सी बाय योर ओन, कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है, यू कैन सिंपली स्किप देम, और यू कैन जस्ट रीड द हेडिंग्स इफ यू वांट, अदरवाइज यू कैन सिंपली स्किप। जो उधर ऊपर बताया उतना जरूरी है, बस उसको पढ़ना है कि पहली बात इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता क्या है, क्यों पढ़ना है इंटरनेशनल बिजनेस में, कि आपको होमवर्क हो उस कंट्री के बारे में समझना है। मेजर जो पॉलिसीज होती है वो आपकी मॉनिटरी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मॉनिटरी और फिस्कल पॉलिसी है, उसमें भी आपकी जो होस्ट कंट्री है वो किस तरह से काम कर रही है और आप किस तरह से काम कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है, तो वो सब आपको थोड़ा बहुत देख के उसमें लिख देना है, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगा। कुछ टाइप ऑफ इकोनॉमी भी इन्होंने बता रखी है, जैसे कि यहाँ पे नाम दिया कमांड इकोनॉमी। बेटा कमांड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एकल सरकार चलती है, कह सकती है एक सरकार चलती है। कहाँ पे आपने देखा होगा, कहाँ पे एग्जाम्पल, नॉर्थ कोरिया, सब कुछ कौन चलाता है, सब कुछ चलाता है वो शी जिनपिंग भी, राइट। आई मीन सॉरी आई डोंट नो हिज नेम, सो जिनपोंग कुछ नाम है उनके, जो भी नाम है, तो नॉर्थ कोरिया में ये सब चलता है। इसके अलावा अगर मैं अपने देश की बात करूँ तो मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्या है बेटे, मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ क्या होता है, यहाँ प्राइवेट प्लस दोनों का काम होता है, मतलब यहाँ गवर्नमेंट को भी अधिकार है बोलने के लिए, लोगों के हित में काम करने का, और साथ साथ इंडिविजुअल जो एंटरप्राइजेज हैं, जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो भी मिलकर इकोनॉमी में काम करते हैं। तो हमारी इकोनॉमी कौन सी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी होती है और एक फ्री इकोनॉमी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ, या कैपिटल इकोनॉमी बोल देते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके एंटरप्रेन्योर्स जो है वो काम करते हैं। ट्रांजिशन इकोनॉमी क्या है बेटे, ट्रांजिशन इकोनॉमी का मतलब होता है समटाइम्स आपकी लेट्स सपोज क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। क्लोज्ड इकोनॉमी पता चल गया ना, कमांड इकोनॉमी का पार्ट है, बट वो चाहती है कि वो अपने आप को कैसा बना दे, मिक्स्ड इकोनॉमी बना, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ से यहाँ आने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी धीरे धीरे धीरे, जैसे कि हम इंडिया की बात करें तो पहले ये था कि ये कैसे बना, वो एलपीजी लेके आए थे तब उन्होंने बनाया ऐसा। तो जब ये यहाँ से आ रही होती है उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, उस टाइम पीरियड में जो आपकी इकोनॉमी होती है वो ट्रांजिशन इकोनॉमी, जब हमारी 1900 कब थी, 1951 के पास, 1950 में या 1991 में जो एलपीजी की पॉलिसी आई उसमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यहाँ पे आपका जो है ट्रांजिशन इकोनॉमी थी। क्या थी आपकी, ट्रांजिशन इकोनॉमी, ठीक है। जीडीपी क्या होता है, हमने 12th क्लास से पढ़कर रखा है कि जीडीपी क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, कि किसी एक पर्टिकुलर समय में, किसी एक निश्चित समय में, एक बाउंड्री के अंदर, एक बाउंड्री के अंदर क्या प्रोडक्शन, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ है, वो आपकी जीडीपी बताती है। जीएनपी में क्या होता है, डोमेस्टिक में किस में आ जाते हैं, नेशनल में आ जाते हैं, एंड मेनी अदर थिंग्स। ये सब आपने बेसिक कंसेप्ट, आपका मन करे आप इसको पढ़ सकते हैं, वरना यू कैन सिंपली स्किप इट, राइट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब आपने पढ़ रखा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है तो मतलब इंपॉर्टेंट है, इफ आई एम राइटिंग इट इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क इट इंपॉर्टेंट। इसमें बेटे दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक करंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है। इसका जब एक चैप्टर आएगा तो मैं बहुत डिटेल में समझा दूंगी, बट अभी थोड़ा सा पता होना चाहिए। बेसिकली ये क्या है, इसको बहुत आसान भाषा में समझाऊं तो ये है बेटा आपका बही खाता और लेजर। किस चीज़ की लेजर, ये ध्यान रखती है कि इंडिया का, अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया का भी हो कि इंडिया का पूरे वर्ल्ड से जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसको रिकॉर्ड करने का काम इसका है। यहाँ पे भी डेबिट और क्रेडिट होता है, प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। अगर कुछ चीज़ लेट्स सपोज इनकम के फॉर्म में आ रही है तो क्रेडिट, और कुछ एक्सपेंस के फॉर्म में जा रही है तो डेबिट। इस तरह से यहाँ पे काम होता है। अब आप मुझे बताएंगे कि अगर एक्सपोर्ट हुआ है और आपका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हुआ है इम्पोर्ट से, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे, ये मुझे आप बताएंगे। इंडिया के कंटेक्स्ट में आपको ये चीज़ें बतानी है। एक्सचेंज रेट दैट वी ऑलरेडी। मूविंग टू दी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट में क्या देखेंगे कि किस तरह से गवर्नेंस काम करती है, हाउ द गवर्नेंस सिस्टम वर्क, सिस्टम, हाउ गवर्नेंस सिस्टम वर्क इन एन इकोनॉमी और इन दी होस्ट कंट्री। ये है आपका पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट।
इसमें भी बहुत मेजर जो टाइप बताए हैं वो कलेक्टिविज्म और इंडिविजुअलिज्म बता रखे हैं, वो हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिए थे। तो क्या एग्जाम में ऐसा आएगा? बिल्कुल नहीं। तो आप अगर इसकी डेफिनेशन इस तरह से लिख दें और इसके दो टाइप भी बता देंगे तो मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा इसमें एग्जाम में आने वाला नहीं। ठीक है जी। इसके बाद मूविंग अहेड टू दी basic concept democracy क्या है, I would suggest you to completely skip it. Don't waste your time. Don't waste your too much time in it. पॉलिटिकल रिस्क क्या होता है हमें पता ही है। लेट्स सपोज मैं यहाँ भारत में काम कर रही थी, ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे काम कर रही थी, मेरा पर्टिकुलर एक बिजनेस था, अब नाउ आई एम ट्राइंग टू शेयर दिस बिजनेस टू सम अदर कंट्री, राइट। अब वहाँ क्या होगा, देयर माइट बी सम पॉलिटिकल रिस्क एग्जिस्ट, राइट। जैसे कि सिविल डिसऑर्डर हो जाता है तो वो भी पॉलिटिकल रिस्क क्रिएट करता है। एक्सटर्नल रिलेशन आपके कैसे हैं उस होस्ट कंट्री से, वो भी आपका रिस्क प्रोवाइड कराता है। लेट्स सपोज मैं अगर बात करूँ, मैं इसको बहुत बेसिक भाषा में समझाऊँ, अगर यूएसए का कोई पर्सन अगर आपका रशिया में चला जाए और वहाँ बिजनेस करे, तो क्या आपको लगता है कि इनके जो पॉलिटिकल रिलेशन हैं उससे फर्क पड़ेगा? जवाब है हाँ। हम इंडिया वाले अगर हम पाकिस्तान से कोई बिजनेस डील कर रहे हैं तो क्या हमारी जो रिलेशन है उससे फर्क पड़ता है क्या? जवाब है yes। और तो कितना पड़ता है, क्वेश्चनेबल चीज़ है तो हम उसमें नहीं जाएंगे। तो गवर्नेंस कैसी है, किस तरह के लोग हैं, वो बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। और तीसरा कारण क्या होता है, लीडरशिप चेंज हो जाती है। कई बार हम कहते हैं ना कि भाई जब मोदी सरकार थी तब ये वाले देश का बहुत ज़्यादा काम हो रहा था, अब जब फलाना सरकार आई तो दूसरे वाले देश का बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। एक्चुअल में क्या होता है, लीडरशिप चेंज होने से 100% किसी भी देश के डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। तो मेजर क्या है, पॉलिटिकल रिस्क के कारण क्या क्या बताया मैंने। पहली बात लीडरशिप चेंज हो जाती है तो भी होता है, और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपका एक तो ये लीडरशिप है, दूसरा आपका पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो जाना जिसको हम बोलते हैं सिविल डिसऑर्डर हो गया, और तीसरा एक्सटर्नल रिलेशन आपके उस देश के साथ कैसे हैं वो भी बहुत इम्पैक्ट करता है। क्या क्या टाइप के पॉलिटिकल रिस्क हैं ज़रूरी नहीं है, यू कैन सिंपली स्किप दिस, राइट। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड इन दी कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इफ यू वांट कि अगर मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ाऊँ दैट ऑल्सो आई कैन, बट आई वॉन्ट यू टू टीच ओनली इम्पॉर्टेंट सेक्शंस। समरी को बिल्कुल पढ़ना इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ये, एक बार थोड़ा देख लोगे तो आइडिया लग जाता है। जैसे कि इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, एक्सटर्नल और विद इन जो जिसमें एक एंटिटी एग्जिस्ट कर रही है उसको इंटरनेशनल बिजनेस का इन्वायरमेंट कहते हैं। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिकल लीगल कल्चरल प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है, हम तो अभी पढ़ गए हैं कि क्या है ये, पेस्टल है तो ये हमें पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा business environment is studied to understand the nature of environment influence on different industry to formulate different strategies, different markets, locate strength, weakness, opportunity, threats to well manage the relationship। बिल्कुल ठीक बात है, environment को पढ़ना बड़ा जरूरी है क्योंकि ये हमें हेल्प करता है SWOT एनालिसिस करने में। कल्चरल फैक्टर्स आर क्रूशियल फॉर द कंपोनेंट ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। बिल्कुल ठीक बात है कि आप कहाँ बिजनेस कर रहे हो। लेट्स सपोज मैं आपको यही बात बताती हूँ, लेट्स सपोज आप इंडिया में हैं और आप अफ्रीका में जाके बिजनेस करना शुरू कर रहे हैं, तो क्या उनके कल्चर के हिसाब से और जो आपके यहाँ पे कल्चर है, क्या उसमें डिफरेंस होने से क्या उनके टेस्ट और प्रेफरेंस में डिफरेंस आएगा? जवाब है हाँ। तो उनके कल्चर को समझना बड़ा जरूरी है। कहते हैं कल्चर फैक्टर आर क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड देयरफॉर स्टडीइंग द एलिमेंट ऑफ कल्चरल एनवायरनमेंट फॉर द स्टूडेंट्स एंड मैनेजर्स ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट और इज मस्ट। इट इन्वॉल्व वेरियस कंपोनेंट्स। क्या कहते हैं कल्चर में क्या क्या इंपोर्टेंट्स है मेजर, लैंग्वेज है, रिलीजन है, वैल्यू एटीट्यूड है, कस्टम है, एजुकेशन है और सोशल ग्रुप है। इसके बाद क्या कह रहे हैं, लो पर्टेनिंग टू बिजनेस दैट रेगुलेट कॉन्ट्रैक्ट ड्यूटीज। क्या आ जाएगा ये अगर कॉन्ट्रैक्ट ड्यूटीज है तो, जैसे ड्यूटीज आ गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन आ गया, कंपटीशन आ गया, फॉरेन पार्टिसिपेशन, अपहोल्ड द जुडिशरी, इंटीग्रिटी, इफेक्टिवनेस आर इंक्लूडेड इन द लीगल। उसके बाद इकोनॉमिक में भी बताया है, एनवायरनमेंट इज एन इंटरनेशनल बिजनेस कंसिस्ट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम of the home country, host country, and various economic variables such as economic growth, development, inflation, fiscal policy, monetary policy that we have already studied in our earlier semesters as well। इसके बाद फाइनल क्या बोलता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर स्टैब्लिश पॉलिटिकल will, political party belief, political culture, etc. involved within
पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिख भी देंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मैंने क्या बताया बेटे, 9 मार्क का क्वेश्चन है, इस इन्वायरमेंट वाली यूनिट से आएगा, तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको पढ़ने की जरूरत है, वो है आपका पेस्टल। शायद हो जाए तो पॉलिटिकल रिस्क का क्वेश्चन आ सकता है, अगर आया तो। अदरवाइज पेस्टल को पढ़ के चले जाओ, मोर देन इनफ। ठीक है जी, दैट इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर द सेकेंड यूनिट। इफ यू वांट, you can like the video, you can share it। ये तो you can नहीं, you should, you must, even if with your regular students। वहाँ पे भी आपको, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन पेपर तो बेटा एक टीचर बना रहा है, वो एसएल गवर्नमेंट सबको बना रहे हैं, थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करते हैं। बट व्हाट आई हैव बीन ऑब्जर्विंग फ्रॉम द वेरी लॉन्ग पीरियड दैट आज सच कुछ डिफरेंस होता ही नहीं है ऐसा एसएल में और रेगुलर में। सो लगभग सेम ही है, लगभग क्या, ऑलमोस्ट सेम है, पूरी तरह से सेम है, सारा सिलेबस सेम है। थोड़ा बहुत लीज दी जाती है, बट आई डोंट थिंक इट वुड अफेक्ट एनी हाउ द लर्निंग ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो आप इसको रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इफ यू वांट, यू कैन like the video, and you can also ask some questions in the comment section as well। I would try to help you out in every single manner। Thank you so much for the video and for the listening to the video as well। Thank you so much। Let's meet in the next unit।